नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे काम कर रहे तंत्र, यानी जो क्यों और कैसे वाले सवाल होते हैं, उन्हें समझना है। सही कहा। क्योंकि देखिए, जब परीक्षार्थी किसी नीति या अंतर्राष्ट्रीय घटना के पीछे की कूटनीति को डिकोड कर लेते हैं, तो परीक्षा के भारी दबाव में भी वो जानकारियां आसानी से याद रहती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। आज हम राष्ट्रीय नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कूटनीति से होते हुए इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने तक का क्रमिक सफर तय करेंगे। जी तो बिना किसी देरी के पहली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि राज्य की नीतियों से जुड़ी है। स्लाइड 1 के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया बिल पास किया है, धर्म की आज़ादी बिल 2026। ये एक काफी महत्वपूर्ण विधायी कदम है। जी, और परीक्षा के नज़रिए से इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो है राज्य है छत्तीसगढ़, इसका प्रकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकना। राइट। यानी अगर कोई जबरन, लालच देकर या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाता है तो ये बिल उस पर रोक लगाता है। देखिए, यहाँ पर इसका संवैधानिक और कानूनी पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तटस्थ होकर इसका विश्लेषण करें तो भारत के कई अन्य राज्यों में भी पहले से ऐसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट मौजूद हैं। जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से कानूनी ढांचा है। संविधान हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन जब बात फोर्स कन्वर्जन की आती है तो राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि ये आज़ादी किसी दबाव या प्रलोभन से प्रभावित ना हो। स्पष्ट रूप से यह एक कानूनी सुरक्षा तंत्र है। खैर, नीतियों से आगे बढ़ते हुए अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जी बताइए। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर है। कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों को यहाँ राज्य, शहर और इस निर्णय को नोट कर लेना चाहिए। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का दर्जा बढ़ने की बात नहीं है, इसकी बहुत गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होने वाले हैं। बिल्कुल, दक्षिण भारत में इसका बहुत असर होगा। जी, मदुरई अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। वहाँ का मीनाक्षी अम्मन मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब जब सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में पर्यटन को अचानक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और सिर्फ पर्यटन ही नहीं, व्यापार पे भी तो इसका असर पड़ेगा। एकदम सही कहा। जो स्थानीय व्यापार हैं या जिसे हम ट्रेड कहते हैं, उसे भी विदेशी निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा फायदा मिलेगा। कार्गो और लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के बाद अब मानव सुरक्षा और पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं। जी, दक्षिण भारत के ही एक और राज्य केरल से एक बहुत ही बेहतरीन पहल सामने आई है। स्लाइड 3 पर हम देख सकते हैं, केरल सरकार ने निर्भया निशा नाम से एक योजना शुरू की है। निर्भया निशा। जी, इसका मुख्य उद्देश्य रात के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ राज्य और योजना का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम इसकी व्यवहारिक उपयोगिता का विश्लेषण करें तो ये योजना महिला सशक्तिकरण के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि आज के समय में बहुत सी महिलाएं नौकरी या पढ़ाई के लिए रात में सफ़र करती हैं। निर्भया निशा जैसी पहल के तहत जब गश्त बढ़ती है और समर्पित हेल्पलाइन काम करती है तो एक सुरक्षित माहौल बनता है। बिल्कुल, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जी हाँ, और एक सुरक्षित कार्यबल या वर्कफोर्स किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। अब मानव सुरक्षा से थोड़ा पर्यावरण सुरक्षा की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। नामीबिया से जो मादा चीता लाई गई थी, जिसका नाम ज्वाला है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है और अब कूनो में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। तो मेरा एक सवाल है, 53 का यह आंकड़ा एक बड़ी कामयाबी क्यों माना जा रहा है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। परीक्षार्थियों को याद होगा कि 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। जी, जिसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। बिल्कुल।
तब ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। और अब जब शावकों का जन्म हो रहा है तो ये वैज्ञानिक रूप से ये साबित करता है कि जो विदेशी चीते हैं वो भारतीय जलवायु के अनुकूल हो रहे हैं। ओह, यानी वो यहाँ के पर्यावरण में ढल रहे हैं। जी। कूनो का जो इकोसिस्टम है उसमें उनका ये अनुकूलन प्रोजेक्ट चीता की एक बहुत बड़ी सफलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। राइट। और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से अब हम सीधे इंसान के स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नई दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हुआ है। स्लाइड 5 पर जो है जी, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026। परीक्षार्थियों को इसका स्थान, जो कि नई दिल्ली है, और इसका विषय, जो मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन है, याद रखना चाहिए। ये सम्मेलन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने चिकित्सा विकास के बावजूद मच्छरों से फैलने वाला मलेरिया आज भी कई देशों के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, ये काफी चिंताजनक बात है। जी, परजीवी लगातार रूप बदलते हैं और इसलिए इस इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 में दुनिया भर के वैज्ञानिक नई तकनीकों और रणनीतियों पर मंथन कर रहे हैं। ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। बिल्कुल। और जब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कार्यस्थल की सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है। जी, ये एक बहुत ही आधुनिक कदम है। इसका नाम है शाइन ऐप। परीक्षार्थियों को इसका पूरा नाम जरूर नोट करना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये रेलवे द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। देखिए, अगर इसे हम केरल की निर्भया निशा पहल से जोड़कर देखें तो यह महिला सुरक्षा का ही एक दूसरा पहलू है, यानी कार्यस्थल की सुरक्षा। बिल्कुल सही। सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुरक्षित और गोपनीय बनाने में तकनीक का ये बहुत ही शानदार उपयोग है। इससे शिकायत दर्ज करना आसान हो जाएगा। जी, यह एक डिजिटल पोर्टल है जो शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए प्रशासन तक बात पहुंचाता है। ये महिलाओं को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल देता है। राइट। तकनीक का ये उपयोग वाकई सराहनीय है। अब तकनीक से ही जुड़े अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत के एक नए रुझान पर आते हैं। जी, स्लाइड 7 पर चलते हैं। स्विगी और HDFC बैंक ने मिलकर नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं और ऐसा अनुमान है कि इससे ग्राहकों को सालाना लगभग 48,000 रुपए की बचत हो सकती है। अब सुनने में ये सिर्फ एक सामान्य बैंकिंग खबर लगती है, लेकिन इसका तार्किक विश्लेषण करना जरूरी है। अर्थशास्त्र के नजरिए से। बिल्कुल। ये पूरी रणनीति कस्टमर लॉयल्टी यानी ग्राहक वफादारी पर टिकी है। जब दो बड़े ब्रांड्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लाते हैं तो वे असल में एक दूसरे के ग्राहक आधार को जोड़ रहे होते हैं। ओह, मतलब इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, इससे ग्राहक उसी कार्ड का बार बार इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों कंपनियों को फायदा होता है और डिजिटल लेन देन का जो पूरा ढांचा है वो मजबूत होता है। सही कहा। अब अर्थव्यवस्था से कूटनीति की ओर मुड़ते हैं। श्रीलंका के कोलंबो में एक बहुत ही खास आयोजन हुआ है, इंडिया वीक 2026। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ स्थान और आयोजन का नाम महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कूटनीति का एक बहुत ही शानदार टूल है। यहाँ एक शब्द आता है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर? जी, हार्ड पावर सैन्य ताकत होती है, लेकिन संस्कृति, भोजन, योग और फिल्में ये सब सॉफ्ट पावर का हिस्सा हैं। राइट। जब कोलंबो में इंडिया वीक 2026 का आयोजन होता है तो यह भारत और श्रीलंका के जो ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं उन्हें कूटनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। बिल्कुल, और इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ भी बढ़ती है। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से सीधे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा की ओर बढ़ते हैं। जी, स्लाइड 9 पर हम देख सकते हैं नाटो का एक बड़ा सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसका नेतृत्व इस बार नॉर्वे कर रहा है। नाटो का यह अभ्यास सामरिक दृष्टि से बहुत ही अहम है। वो क्यों? क्योंकि इसका पूरा फोकस ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी पर है। नॉर्वे को इसका नेतृत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि भौगोलिक रूप से नॉर्वे की स्थिति आर्कटिक क्षेत्र के करीब है। ओह, तो ये मौसम के हिसाब से एक तरह का रणनीतिक परीक्षण है। बिल्कुल। वहां की जमा देने वाली ठंड में सेनाएं कैसे काम करेंगी, उनके उपकरण कैसे चलेंगे, ये उसी का परीक्षण है। समझ गई। अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा से वापस कॉर्पोरेट जगत की नियुक्तियों पर आते हैं।
भारत की बड़ी एयरलाइन इंडिगो में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह कंपनी के सह संस्थापक राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ यानी इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। बदलना जी, ऐसे समय में एक इंटरिम सीईओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे और कंपनी का रोजमर्रा का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। राहुल भाटिया चूंकि सह संस्थापक हैं, तो वे इस भूमिका के लिए एकदम सटीक हैं। बिल्कुल। और अब कॉरपोरेट से कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कारों की बात करते हैं। दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर जी को मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। परीक्षार्थियों को इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना चाहिए, महाराइंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। जी, ये सम्मान बहुत ही खास है। अमोल पालेकर जी का जो भारतीय थिएटर और अभिनय के क्षेत्र में दशकों का लंबा योगदान है, ये उसी को मान्यता देता है। बिल्कुल, ये उनकी जीवन भर की कला साधना का सम्मान है। सही कहा। और वर्तमान की इन सभी उपलब्धियों और खबरों से निकलकर अब हम इतिहास के पन्नों तक का एक सफर तय करेंगे। जी, जो कि बहुत ही जरूरी है। आज 13 मार्च है। इतिहास में इस तारीख का एक बहुत ही गहरा महत्व है। बात 13 मार्च 1940 की है, जब महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को सिर्फ एक हत्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। उस समय माइकल ओडवायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसी की नीतियों के कारण वो क्रूर नरसंहार हुआ था, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह भारतीय मारे गए थे। जी हाँ, उधम सिंह ने उस नरसंहार को देखा था और ये घटना मात्र एक आवेग में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरे 21 साल लंबे इंतजार के बाद लिया गया एक राष्ट्रीय प्रतिशोध था। 21 साल का इंतजार, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, ये उस समय के भारतीय राष्ट्रवाद और न्याय की एक अदृश्य मांग का प्रतीक है। एकदम सही। तो परीक्षा की दृष्टि से आज के इस डीप डाइव में हमने कई विविध क्षेत्रों को कवर किया। हमने शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ के फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल से। जी। फिर हमने मदुरै एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे को समझा, मानव सुरक्षा में केरल की निर्भया निशा और कार्यस्थल के लिए शाइन ऐप की चर्चा की। पर्यावरण में कूनो के 53 चीतों की सफलता और दिल्ली में मलेरिया सम्मेलन को देखा। बिल्कुल। इसके अलावा स्विगी और एचडीएफसी के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, कोलंबो के इंडिया वीक 2026 और नाटो के कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज पर भी बात की। नियुक्तियों में इंडिगो के इंटरिम सीईओ अमोल पालेकर जी के मेटा अवार्ड और अंत में 13 मार्च 1940 के उधम सिंह के ऐतिहासिक दिन को जाना, ये सभी बिंदु आपस में जुड़कर एक बहुत ही मजबूत सामान्य ज्ञान का निर्माण करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं उधम सिंह के उसी 21 साल के इंतजार से जुड़ा एक विचार सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। सोचने वाली बात यह है कि जब न्याय व्यवस्था विफल हो जाती है, तो इतिहास अपना न्याय खुद कैसे करता है, और आज के दौर में एक राष्ट्र के रूप में हम अपने ऐतिहासिक नायकों की इस भूख और धैर्य से क्या सीख सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक प्रश्न है। इस धैर्य और संकल्प से आज के दौर में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। नमस्कार।